नमस्कार दोस्तों। मैं बिमल कुमार बिमल के नोट्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको गिफ्ट में मिठाई देने वाला हूं और मिठाई का रूप कुछ अलग है। मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा एक चैप्टर लेकर आया हूं। एक ग्रामर की शुरुआत की है, इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत की है मैंने। और ये ग्रामर आपके सभी एग्ज़ामों के लिए, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सभी एग्ज़ामों के लिए ये ग्रामर रहेगी। आप इसे पढ़कर किसी का भी टेस्ट देने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं पूरी मेहनत करूँगा, मैं अपनी जी जान लगा दूँगा इस आपको ग्रामर प्रोवाइड कराने के लिए, आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो आप किसी बात की टेंशन न लें, आप विश्वास रखें, आपको सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। और आप ये बात ध्यान रखें, हमारे यहाँ पढ़कर आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरा वादा है। और हाँ, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में, बिल्कुल हिंदी में, इंग्लिश में, बिल्कुल आप एक बार इसे पढ़ भी लोगे ना, आप ज़रा एक बार इसे पढ़ लो, उसमें भी समझ में आ जाएगा। और प्लस मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ दोस्त, मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है ये मैंने। देखो, बिल्कुल आसान में, हिंदी में लिखी है। इंग्लिश डीप है, हिंदी में लिखी है, सरल शब्दों में लिखी है, बहुत अच्छे आसानी से समझ में आएगी, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और हाँ, इससे सरल आपको दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ा सकता, है ना। इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं आपको आसान बनाने के लिए हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। इंग्लिश इंग्लिश में ही पढ़ाई जानी चाहिए, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन आपको आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँगा इंग्लिश। तो ये आप सोच रहे होंगे मैं किसके लिए, किसका टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो ये हर एक किसी एग्ज़ाम के लिए रहेगी, ये इंग्लिश ग्रामर हर एक किसी एग्ज़ाम के लिए रहेगी। और हाँ, ये आप पढ़ लोगे ना, एक बार पढ़ लो, बस सारा सारा का सारा आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। हाँ जी, आप, इतनी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी, इतनी डिटेल आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी। कि कोई सी भी किताब उठा के देख लेना, एक बार चैप्टर पूरा हो जाए ना, आप कहीं की भी किताब उठाकर देख लेना, उस किताब में भी पूरी डिटेल नहीं मिलेगी, इतनी डिटेल आपको यहाँ पर दी जाएगी, है ना। कंटेंट यहाँ पर आपको किताबों से भी ज़्यादा मिलेगा, और आसान बहुत ही सरल करके, है ना। एकदम रसगुल्ले की तरह, एकदम बर्फी की तरह, है ना, सबसे अच्छी मिठाई की तरह, दीपावली की मिठाई की तरह, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आपको दीपावली की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। आज हमने इंग्लिश ग्रामर का पहला वीडियो लेकर आए हैं, क्लास फर्स्ट है ये। तो शुरू करते हैं ग्रामर। ग्रामर क्या होती है? ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। वास्तव में व्याकरण में नियम होते हैं किसी भी भाषा को सही ढंग से बोलने के लिए। जैसे कि आपने सही ढंग से कोई भाषा नहीं बोली, तब अनर्थ भी हो सकता है। जैसे कि आपके रिश्तेदार घर पर आए हुए हैं, और आपने ग्रामर का सही यूज नहीं किया। मान लो आपने कहा रिश्तेदार को उबाल कर चाय दो, है ना, तो रिश्तेदार डर जाएंगे ऐसा, क्योंकि आपने गलत ग्रामर यूज करी है, गलत व्याकरण यूज करी है। तो रिश्तेदार को लगा रिश्तेदार को उबाल कर चाय दो,
तो लगा कि चाय उबालनी थी, उबाल दिया आपने रिश्तेदार को। बच्चे को काट कर सेब दो, असल में सेब को काटना था और बच्चे को देना था, आपने काट दिया बच्चे को ही। क्यों काट दिया? व्याकरण के सही ना होने के लिए, व्याकरण के सही ना होने पर, ग्रामर के सही ना होने पर आपने सही से नहीं समझा और उल्टा काम कर दिया। तो ये पता चल गया ना आपको ग्रामर क्यों यूज़फुल होती है, ग्रामर क्या होती है, पता चला होगा। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है बिल्कुल आसान शब्दों में। देखो, ग्रामर, व्याकरण, व्याकरण इज ए सेट ऑफ रूल्स थ्रू वी यूज लैंग्वेज इन ए करेक्ट मैनर, है ना, बिल्कुल आसान है ना। व्याकरण नियमों का एक समूह है जिसके माध्यम से हम भाषा का सही ढंग से उपयोग करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान बना के रख दिए मैंने, बिल्कुल आसान बना के रख दी है। ग्रामर में डीप में ले जाऊंगा, ग्रामर में डीप में पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए है तो डीप में तो पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहते हैं। लैंग्वेज है क्या? अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे आपको भूख लगी हुई है तो आप अपने भूख के विचार को, आप अपनी भूख की भावनाओं को दूसरे के सामने कैसे अभिव्यक्त करोगे? अगर एक भाषा है आपके पास, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई सी भी भाषा है, तो अपनी भूख की भावनाओं को, भूख की अभिव्यक्ति को आप किसी से व्यक्त कर सकते हो और आपको खाना मिल सकता है। और आप ना हिंदी का यूज करके, ना उर्दू का यूज करके, आप एक और भाषा का यूज कर सकते हो, वो है इशारे वाली, है ना, वो इशारे वाली भावना है। चलो हम आप डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो, भाषा को समझाने के लिए मैंने बहुत ही सरल सरल भाषा का यूज किया है। देखो, इसे पढ़ के देखो। लैंग्वेज एक भाषा होती है, लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहते हैं। लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस अवर आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशन, है ना। हिंदी वाली भी, इंग्लिश वाली भी बिल्कुल हिंदी जैसी है, फिर मैंने उससे ऊपर से हिंदी में और लिख दिया है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। कोई लड़की जा रही है ना, और उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है तो आपके पास एक भावना होनी ही चाहिए, है ना। आप उससे बोलने के लिए कुछ भावना, अगर हिंदी है अच्छी बात है, इंग्लिश है अच्छी बात है, और आपको इशारों वाली भाषा आती है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। पर कहीं इशारों वाली भावनाओं का, इशारे वाली भावना का मीनिंग दूसरा ना हो जाए। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, एकदम बर्फ़ी की तरह, एकदम आपकी प्यारी सी मिठाई की तरह, सबसे फेवरेट मिठाई की तरह आपको समझ में आया होगा, है ना। किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भाषा को अभिव्यक्त या एक्सप्रेशन करने के लिए इसे 4 भागों में बांटा जाता है ना। बांटा क्या जाता है, उसके 4 भाग होते ही हैं ना। किसी भी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए बांटा क्या जाता है, होते ही हैं। यहाँ पे मैंने ये बांटा लिख दिया है, लेकिन बांटा कौन बांटेगा, होते ही है ना। कौन कौन से होते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन्हें हम शॉर्ट में LSRWV कह सकते हैं। हाँ जी, एक बात और, अगर आप कोई भी भाषा आपको सीखनी है तो आप
चारों चीज़ों पर कमांड करिएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, है ना। आप भाषा सीख जाएंगे। आप सोचते होंगे हम अभी तक अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पाए, तो आपने इन चारों नियमों का यूज़ नहीं किया होगा, इन चारों नियमों का उपयोग नहीं किया होगा, इस वजह से आप इंग्लिश नहीं सीख पाए होंगे। लेकिन हम इन चारों नियमों पर कमांड रखेंगे, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना। लेकिन मैं आपको लिख कर सही करने वाली इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा। और बाकी पे आप अगर फोकस रखो तो आप बोलना भी सीख जाओगे। अगर नहीं फोकस करोगे तो आप लिखना पढ़ना सीख जाओगे, लिखना पढ़ना सीख जाओगे। अगर आपको बोलना सीखना है, भाषा पर अच्छी कमांड लेकर आनी है, तो आपको ये चारों नियम फॉलो करने होंगे। अगर आप अपने आप से कुछ चीज़ें मैं सिखाऊंगा इन, और कुछ आप इसमें अपने आप से भी प्रैक्टिस करते हो ना, आपकी स्पीकिंग कतई जहर हो जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब चलते हैं अगली चीज़ पे, अब अगली हेडिंग पर। अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट लेटर की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। अब आपने कहीं देखा होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। लेटर के व्यवस्थित रूप को अल्फ़ाबेट कहते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी लिख दी है, तो वर्णमाला, ये वर्ड मत समझ लेना, वर्ण, ये वर्ण यहाँ पर ये लिखा है ना आप, हाँ ये देखो वर्ण, इसका मतलब होता है वर्ण यानी एक लेटर, इसका मतलब होता है लेटर। अब वर्ड का मतलब होता है शब्द, शब्द इससे बड़ा होता है, वर्णों से मिलकर शब्द बना होता है, और वर्णों से मिलकर शब्द बना होता है। शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, और ये हिंदी वाला इंग्लिश वाला अलग अलग है। ये हिंदी वाला है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड किसी भी, ओके 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 मैं हिंदी ज़्यादा जा रहा हूँ। ओके, लेटर के व्यवस्थित समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ओके, अब देखो हर एक भाषाओं में सिंबल होते हैं। सिंबल कौन से होते हैं, आपने देखा होगा दुनिया में, हमारे पर्यावरण में बहुत सारे साउंड हैं, लाखों करोड़ों टाइप के साउंड हैं। चुटकी बजाई ना, ये भी तो साउंड है, इसे हमने कभी भाषा में यूज नहीं किया। कुत्ता भौंकता है, उसका हमने कभी भाषा में यूज नहीं किया। कभी यूज किया है कुत्ते की आवाज़ को भाषा में? जैसे आपका किसी से झगड़ा हो गया हो, आप उससे भौंके हों, आप उस पर भौंके हों भाव भाव करके, कभी भौंके? आपने अपनी भाषा में ही कुछ कहा होगा, है ना। मोटरसाइकिल की चलने की आवाज़, है ना, मोटरसाइकिल आवाज़ करती है ना, वो वाली आवाज़। बहुत सारी आवाज़ हैं, लेकिन उन्हें अपनी भाषा में यूज नहीं करते। लेकिन हम अपनी जितनी साउंड को, जितनी ध्वनियों को भाषा में यूज करते हैं, उन्हें के सिंबल बना दिए हैं। जैसे कि हमने ए साउंड का यूज़ किया, तो हमने ए का हमने सिंबल बना दिया, है ना। ई का यूज किया, ई एक साउंड है ना, इसका हमने सिंबल बना दिया। आई का सिंबल बना दिया। ओ का सिंबल बना दिया। यू का सिंबल बना दिया। अब कुत्ते की भौंकने की आवाज़, हथौड़े को लोहे में मारने की आवाज़ का कहीं सिंबल देखा है? नहीं ना। तो इन्हीं सिंबल्स को हम लेटर कहते हैं। इन्हीं लेटर का व्यवस्थित रूप अल्फ़ाबेट कहलाता है। लेटर को हिंदी में वर्ड कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लेटर का व्यवस्थित
समूह अल्फ़ाबेट कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और वॉवल, स्वर और व्यंजन, वॉवल एंड कंसोनेंट। कंसोनेंट कितने होते हैं, वॉवल कितने होते हैं, ये आप जानते हैं। वॉवल 5 प्रकार के होते हैं, और कंसोनेंट 21 प्रकार के होते हैं। वाउल्स 5 प्रकार के होते हैं, कंसोनेंट 21 प्रकार के होते हैं, और हिंदी में 52 लेटर होते हैं। इंग्लिश में 52 के आधे 26 लेटर होते हैं, और हिंदी में साउंड 52 होते हैं, 52 ही लेटर होते हैं। लेकिन इंग्लिश में 44 साउंड होते हैं, लेटर ओनली 26 होते हैं। ये हम फिर कभी देखेंगे। अगली हेडिंग है ना, मित्र, मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये बहुत ही खास है, इसे समझना बहुत ही खास है, बहुत ही सरल है ना। वर्ड, शब्द, वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं, आप जानते हो, लेकिन इसे समझ लो, मैं बोल रहा हूँ उसे भी समझ लो, है ना। ये बहुत ही खास है, बहुत इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही मेन भूमिका निभाने वाला है। तो आप इसे सुन लें एक बार। वर्ड, शब्द, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। समझ में आ गया। वर्डों की सार्थक इकाई। शब्द क्या होता है, वर्डों की सार्थक इकाई क्या होता है, शब्द होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे आप अच्छे से समझ लें, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, है ना। प्लीज़ इसे अच्छे से समझें, मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको। थोड़ा एक बार इसे पढ़ लेते हैं ना, क्या लिखा है मैंने। एप्पल, सेब। एप्पल सार्थक इकाई है जिसका अर्थ है APPGHKKJ यह एक सार्थक इकाई नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ENP जो कि सार्थक इकाई नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है। वॉच, आप जानते हो, ये भी एक सार्थक इकाई है जिसका एक अर्थ होता है हिंदी, एक अर्थ होता है देखना। पेन, ये एक सार्थक इकाई है, इसका एक अर्थ होता है कलम, एक अर्थ होता है लिखना, है ना। यहाँ पर मैंने एक शब्द का यूज किया है, वो है यूनिट, इकाई। इकाई क्या होती है, किसी तरल पदार्थ को नापने के लिए लीटर, लीटर से हम क्या क्या नापते हैं, तेल, पानी, डीजल, पेट्रोल, बहुत सारी चीज़ें नापते हैं। ये क्या है, इन सभी चीज़ों को मापने की इकाई, मेज़र करने की इकाई क्या है, लीटर। 1 किलो, क्या क्या तौलते हैं, क्या क्या नापते हैं 1 किलो से, चीनी, आलू, दीपावली चल रही है तो मिठाई भी नापते हैं, मिठाई भी तौलते हैं। किस इकाई से, 1 किलो की इकाई से, 2 किलो की इकाई से, है ना। ऐसे ही बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं चीज़ों को मापने के लिए। तो वर्ड एक इकाई है, यूनिट ये एक इकाई है। यूनिट क्या है, ये एक इकाई है किसी वर्ड को मापने की, कि वो वर्ड एक हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि आपने एक 1 लीटर तेल तौला,
आप उसे पूरा देख लेंगे, फुल लीटर हुआ, आप बोलेंगे हाँ ये लीटर, एक लीटर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक वर्ड को देखना है, उसमें कितने वर्ड हो गए, वो किस इसमें लीटर में ये देखना है ये फुल हो गया कि नहीं हो गया। अगर एक बाट है तो उसमें तौलोगे, एक बाट का पल्ला दूसरे पल्ले के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पर इस यूनिट का मतलब ये है, इसका अर्थ हो गया कि नहीं हो गया। जैसे हमने ले लिया ए, ओनली ए का मतलब होता है एक, तो इसका तो अर्थ हो गया, तो ये तो वर्ड हो गया। ठीक है। एप्पल, एप्पल का कोई अर्थ होता है कि नहीं होता। यूनिट से नापो, यूनिट है या नहीं है। एक वैसे हम, जैसे आपने 1 किलो मिठाई तौली, देखेंगे कांटा बराबर है कि नहीं, है ना। ऐसे ही एप्पल देखो, एप्पल का कांटा बराबर है, एप्पल का अर्थ है कि नहीं है अर्थ। ओके, एप्पल यूनिट पे सही बैठ रहा है। ठीक है। APPGHKKFJJ, इसे तौलो, इसे मापो, यूनिट से मापो। क्या इसका अर्थ हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये तो यूनिट से बाहर निकाल दो। ये तो 1 किलो नहीं हुआ, ये तो यूनिट नहीं हुआ, इसे बाहर निकाल दो। अगला चलते हैं, ENP, इसको तौलो, इसको तकरी पे रखो, तराजू पे रखो और तौलो। क्या ये यूनिट हुआ, क्या ये 1 किलो हुआ, क्या ये यूनिट में हुआ, क्या इसका अर्थ हो रहा है, नहीं हो रहा ना, इसे बाहर निकाल दो। वॉच, एप्पल का एक अर्थ हो रहा था, वॉच का 2 अर्थ हो रहे हैं। मतलब अर्थ तो हो रहा है, कम से कम ये 2 अर्थ हो रहे हैं। इस वाली भी बात को हम आगे चल के थोड़ी देर बाद समझेंगे। इसका अर्थ हो गया, ठीक है, काम बन गया, ये हमारी यूनिट है। ये क्या लिखा है, पेन, पेन का अर्थ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक वर्ड है। यूनिट पर इसके पेन को तराजू में रखो, यूनिट के तराजू में रखो, इसका अर्थ हो रहा है या नहीं हो रहा। अर्थ के किसी के अर्थ के बराबर है, हाँ है, ठीक है। और इसके 2 अर्थ निकलते हैं, पेन के 2 अर्थ निकलते हैं, कलम लिखना, वॉच एक घड़ी होता है, और इसका देखना भी होता है, समझे। ठीक है। एप्पल के भी कई अर्थ होते हैं, है ना। चलो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, पहले इसे एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ओके, उसके बाद समझेंगे। यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि एक शब्द यूनिट, हमने बात की ना पेन की और वॉच की, यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि एक शब्द यूनिट, इकाई, 2 अर्थ दे रहा है। ऐसा क्यों। हम यूनिट को पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच के कारण है। पेन का उपयोग नाउन के रूप में किया तब कलम है। वर्ब के यूनिट में करें तो लिखना है। समझ में आ गया, नहीं आया, चलो ठीक है। पहली बात, जो यूनिट आपको समझ में आ गई थी ना, इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, इतना समझ में आ गया। यूनिट, पार्ट ऑफ स्पीच। यूनिट की कैटेगरी ऑफ यूनिट, कैटेगरीज ऑफ यूनिट, एक चीज़ और समझ लो, ये समझ लो, कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच ही है, ये बात समझ लो, ओके। अब किस चीज़ को समझना रह गया है, पार्ट ऑफ स्पीच को, यूनिट समझ गए, और कैटेगरी ऑफ यूनिट्स, ये चीज़ रह गई है, इसको कैसे समझना है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आपने 1 लीटर से पानी तौला, 1 लीटर पानी हो गया। अब उस पानी का यूज क्या है, आप पीने के लिए यूज कर रहे हो, पानी हो गया। पानी को आप
हथियार के लिए भी यूज कर सकते हो। उस 1 लीटर पानी को हथियार के लिए भी यूज कर सकते हो। आप पानी गर्म करके किसी पर फेंकोगे तो वो हथियार हो जाएगा। असल में पानी का यूज क्या है? पीना। लेकिन उसे हथियार के भी रूप में यूज किया है। पानी में डुबोकर भी, मतलब 1 लीटर में तो नहीं डुबोया जाएगा, बहुत सारी नदी में डुबो दो तो वो भी एक हथियार की तरह यूज हो रहा है पानी का। पेट्रोल लेकर आए आप। पेट्रोल ईंधन का काम करती है। एक तो यूज तो मेन यही है, लेकिन आपने किसी का घर जला दिया, किसी पर बम बना दिया, पेट्रोल बम बना दिया, था उसका काम, मेन काम था ईंधन, लेकिन उसने बम का भी काम किया, है ना। तो ये अलग अलग, ये ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच अलग था। जब उसने बम का काम किया तब उसका पार्ट ऑफ स्पीच अलग था। जब उसने गाड़ी में तेल के रूप में काम किया तब उसका पार्ट ऑफ स्पीच अलग था, है ना। तब उसका यूनिट का नाम कुछ अलग था, तब अलग था। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही अब यहाँ पर चलते हैं। वॉच का, वॉच का जब ओके वॉच का जब हम नाउन के रूप में, पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन के रूप में यूज करते हैं तब तो घड़ी है। लेकिन वॉच का जब हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तब देखना होता है। ये समझ में आ गया। पेन का यूज हम जब नाउन के रूप में करते हैं तब तो कलम है, लेकिन जब वर्ब के रूप में करते हैं तब लिखना होता है। जैसे कि हमने पानी का पीने के रूप में, एक पीने के रूप में यूज किया था, खाने के रूप मतलब भोजन के रूप में, मतलब पीने के रूप में किया था। जब हथियार के रूप में यूज किया तब गर्म करके पानी को कहीं पे फेंका था, है ना। तो एक बार नाउन के रूप में यूज किया तब कलम है, लेकिन हथियार के रूप में यूज किया, सॉरी, जब वर्ब के रूप में यूज किया तब लिखना है ना। ऐसा ही वॉच का, जब नाउन के रूप में घड़ी, नाउन के रूप में घड़ी, वर्ब के रूप में देखना। भाई सेब के भी और कुछ अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कलम लिखने की रूप में यूज करते हो ना, तब आपकी कलम का नाम कलम है। लेकिन आप कलम को किसी को मार देते हैं तो आपका कलम का नाम कलम नहीं है, कलम का नाम हथियार है। कलम का नाम तो कलम है लेकिन उसका काम हथियार है। जब आप लिखने का काम कर रहे हो ना तब तो उसका कलम का काम कलम है। जब आप किसी को मार रहे हो तो कलम एक हथियार है, कलम तो है ही लेकिन हथियार भी है, हथियार बना के यूज किया तब वो हथियार है। वॉच, जब वॉच है, जब नाउन के रूप में कर रहे हो तब घड़ी है, लेकिन वर्ब के रूप में कर रहे हो तब, तब नाउन, तब घड़ी नहीं है, तब तो देखना है। जब आप लिख रहे हो, जब वो नाउन के रूप में कर रहे हो तब ये पेन कलम है। जब लेकिन लिखने के रूप में, क्रिया के रूप में कर रहे हो तब कलम नहीं है, तब लिखना है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे, हम आगे नाउन में पढ़ेंगे। आगरा, जैसे किसी शहर का नाम ले लो, आगरा ले लो। जब हम आगरा का यूज आग नाउन के रूप में करेंगे तब तो आगरा नाउन है। चलो आगरा छोड़ दो, आगरा कठिन हो जाएगा, अभी बताना सही नहीं है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप कैटेगरी ऑफ यूनिट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आर्टिकल लोग
पार्ट ऑफ स्पीच में जोड़ लेते हैं, लेकिन नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं। ओके, इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। किसी का भी नाम ले दो, XYZ, किसी का भी नाम। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। दुनिया में जो चीज़ दिखाई दे रही है और दिखाई नहीं भी दे रही, सारी चीज़ नाउन है। सारी चीज़, हर किसी का नाम होता है। आप ये बता दो किस चीज़ का नाम नहीं है ना। और किसी का चीज़ हम नाम बताने के रूप में यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ नाउन है। ओके, प्रोनाउन, ये नाउन के स्थान पर आ जाते हैं, नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। एडजेक्टिव, क्वालिफाई अ नाउन अ प्रोनाउन। जैसे कि राम अच्छा है, यहाँ पर अच्छे ने राम को क्वालिफाई किया ना। राम कैसा है? अच्छा है। कैसी क्वालिफाई? अच्छे ने क्वालिफाई किया राम को। ओके, सीता होशियार है, होशियार ने सीता को क्वालिफाई किया, है ना। वह सुंदर है, सुंदर ने वह को क्वालिफाई किया कि नहीं किया। तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत होशियार हो, होशियार ने तुमको क्वालिफाई किया कि नहीं किया। वर्ब, वर्ब एक्शन या स्टेट ऑफ वर्ड, ठीक है। वर्ब क्या होती है? एक्शन, क्रिया या स्टेट, किसी की अवस्था। ओके, अगला है एडवर्ब। ये क्या होती है? क्वालिफाइज अ वर्ब, मतलब ये वर्ब को क्वालिफाइज करती हैं। जैसे कि राम तेज दौड़ता है, तेज ने राम के दौड़ने को, तेज ने दौड़ को क्वालिफाई किया। राम जल्दी खाता है, खा जल्दी ने खाते की क्रिया को क्वालिफाई किया ना, क्वालिफाई किया। प्रीपोजिशन, ये होते हैं रिलेटिंग वर्ड। कैट ऑन द टेबल, कैट को टेबल से रिलेट किया, टेबल को कैट से रिलेट किया। कैट ऑन द टेबल, है ना। आपको पता चल गया होगा बिल्ली कहाँ पर है, रिलेट किया ना, जानकारी दी, और स्थिति आपके दिमाग में इमेज भी बन गई होगी। प्रीपोजिशन, ठीक है। कैट अंडर द टेबल, अब आपको पता चल गया होगा कैसे रिलेट हो रहा है, कैसे रिलेटिंग हो रही है उनमें। बिल्ली, कैट अंडर द टेबल, अब बिल्ली कहाँ पर होगी आपके दिमाग में? बिल्ली की तस्वीर मेज के सामने, मेज और बिल्ली की तस्वीर कैसे बनी होगी? ओके, यू आर इन द वाटर, अब आपकी और वाटर की कैसी तस्वीर बनी होगी? पता चला, रिलेटिंग वर्ड है। आपकी तस्वीर बनी होगी आके आप पानी में हो। कंजंक्शन, ये जॉइनिंग वर्ड है। यू एंड राम, यू एंड मी, राम एंड श्याम। यहाँ पर राम क्या है? दो लोगों को जोड़ने का काम, सॉरी, एंड यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है। यहाँ पर दो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ये सडन फीलिंग है। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड होते हैं। जैसे आपके सामने सांप आ जाए अभी, तो आपकी चीख निकल जाएगी, पता नहीं आपके मुंह से क्या निकले,
आपके मुंह से निकल जाएगा मम्मी पापा, या फिर चीख निकल जाएगी, कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, ओके श्रीमान जी, अब यह क्लास पूरी होती है, हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी आपका तहे दिल से स्वागत है। हाँ जी सर, ये बात सही है, आप हमारे इस ब्लॉग पर भी आ सकते हो। अगर हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस ब्लॉग पर भी आ सकते हो। आपका यहाँ पर हमारे तहे दिल से स्वागत है। हमने वीडियो बड़ा बनाया है, हमने आपको डीप में समझाने की कोशिश की है। हमारे वीडियो बड़े होंगे तो सर कोऑपरेट करिएगा। ओके, बड़ी वीडियो से डर रहिएगा नहीं, आपको जानकारी डीप मिलेगी और आप बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, भरोसा रखिएगा, हम नहीं तोड़ेंगे। हैप्पी दिवाली, सपोर्ट करिए हमें, अपना फ्यूचर बनाइए। थैंक यू सो मच।